दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। और आप लोग देख रहे हैं आज 10th क्लास में साइंस का 7th चैप्टर, जिसका टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है टॉपिक? नियंत्रण एवं समन्वय। ये क्लासेस इम्पॉर्टेंट है सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और ऐसे सारे एग्ज़ाम, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम, या एसएससी के अंतर्गत आने वाले एग्ज़ाम। जिस एग्ज़ाम में साइंस आती है दोस्तों, ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए क्या है, पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुवृक्षण अथवा रख रखाव जिसे कहते हैं, कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। जैव प्रक्रम का डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत जो हरे पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांत हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में, सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के समान सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। अब अपने पास जो टॉपिक है, जंतु तंत्रिका तंत्र। क्या है जंतु तंत्रिका तंत्र? है, देखते हैं क्या है। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ
तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा। जीवा मतलब होता है दोस्तों जीभ अर्थात टंग। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। अर्थात दोस्तों कान सुनने के हेतु आते हैं। नाक का कार्य क्या होता है? वह दुर्गंध और खुशबू में अंतर को फर्क समझती, अर्थात किसी भी टाइप की कोई भी सुगंध दुर्गंध हो उसे पहचानने में नाक जो होती है वह सक्षम होती है। जीभ का कार्य होता है सभी प्रकार के स्वादों को चखना। और घ्राण ग्राही क्या होता है? गंध, यह पता लगाने अर्थात सूंघने की क्षमता। देखिए यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। अभी आपको हम दिखाएंगे चित्र 7.1। देखिए क्या है, यह एक चित्र है जो आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए चित्र 7.1 ए में आप देखेंगे तंत्रिका कोशिका का चित्र, बी में तंत्रिका पेशी संधि है। देखिए फर्स्ट में तंत्रिका कोशी, ये दोस्तों चित्र रहा। इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए द्रुमिका दिया गया है, तंत्रिकाक्ष दिया गया है, कोशिकाएं दिया गया है और तंत्रिका का अंतिम सिरा दिया गया है। अब अपने पास है यह बी नंबर, देख पा रहे होंगे आप लोग तंत्रिका पेशी संधि। क्या आप लोग देख पा रहे हो? तंत्रिका पेशी संधि देख पा रहे होंगे। ये देखिए तंत्रिकाक्ष है, इसमें पेशी फाइबर है, कोशिका है और माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष अर्थात तंत्रिकाक्ष का मतलब होता है अंतिम सिरा, जिसको इंग्लिश में एक्सॉन या एक्सॉन भी कहते हैं, इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह आवेग शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन, क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रथन, जिसको इंग्लिश में सिनेप्स कहते हैं। अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि, जैसा कि चित्र अभी मैंने आपको 7.1 बी में दिखाया था। देखिए ये देखिए, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। अर्थात जो सूचनाएं होती हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का ये कार्य करती हैं। अब जैसा कि चित्र मैंने अभी आपको दिखाया था 7.1 का ए, इसमें देखिए क्या था, इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानने के लिए था, जहां मैंने अभी आपको एरो के माध्यम से प्रदर्शित किया था, जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। थर्ड, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सके। ये क्रियाकलाप है, इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका स्वाद मिलता है, चाहे वह मीठी हो, चाहे तीखी हो, चाहे नमकीन हो, चाहे कड़वी हो, सारे के सारे टेस्ट जीभ खुद ब खुद बता देती है। नाक से क्या होता है? सूंघने की पता चलती है और कान से हम लोग सुनते हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे ये क्यों होता है? इस तरह के अंतर जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा कीजिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते? बिल्कुल, थोड़ा बहुत टेस्ट में या स्वाद में परिवर्तन आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। बिल्कुल देखते हैं, पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं
कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, अर्थात जो चेंजमेंट होते हैं वो पता चलते हैं और उनको महसूस भी करते हैं, चाहे वह कोई भी मौसम हो या कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी परिवर्तन हो। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही तथा खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थित है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है। कहाँ पर? जो अपना सिर होता है उसके अगले वाले हिस्से में ये स्थित होते हैं तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। आप किसी गर्म वस्तु को छुए, फटाफट कुछ माइक्रो सेकंड्स में आपको पता चल जाता है डियर स्टूडेंट्स कि यह वस्तु गर्म है। इसी तरीके से आप किसी ठंडी वस्तु को छुएं, जैसे आप किसी ठंडी वस्तुओं को छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह वस्तु ठंडी है, गर्म है, ठंडी है, नॉर्मल है, सब का सब विद इन माइक्रो सेकेंड्स में आपको पता चल जाता है। सारा का सारा ये न्यूरॉन का वर्क होता है, तंत्र का कार्य होता है। विद इन माइक्रो सेकेंड्स में अपने ब्रेन को मैसेज मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स कि ये वस्तु गर्म है, इससे बचना चाहिए, ये शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे अंधेरे में आप किसी जानवर को पकड़ लें, जैसे सांप पकड़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जानवर है या कोई और चीज़ है। तो इसी तरीके से मैसेज बहुत जल्दी ब्रेन में पहुंचता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखिए चित्र 7.2 इस प्रकार की प्रतिवर्ती चाप को सहसंबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है, अर्थात एवरेज में है,
फास्ट थिंकिंग नहीं है। देखिए, वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। अब वक्त आ गया, आपको चित्र दिखाते हैं। देखिए, चित्र 7.2 है जो कि प्रतिवर्ती चाप का है। क्या है? प्रतिवर्ती चाप है। देखिए किस तरीके से एक हाथ गर्म भाप को टच कर रहा है। और एक्चुअली भाप क्या होती है? भाप गर्म होती है, गर्म पानी उससे भाप निकल रही, हाथ उसके ऊपर रखा हुआ, देख पा रहे होंगे आप लोग किस तरीके से। और तुरंत कैसे मस्तिष्क के लिए संदेश जाता है कि डियर ये गर्म है। जो आप पानी को छूने की कोशिश कर रहे हैं वह खौल रहा है, जो कि हेल्थ के लिए बड़ा नुकसानदेह है, इसलिए उससे दूर रहें। या बर्फ़ को पकड़ें, तुरंत पता चल जाता है कि यह बर्फ़ है, ठंडी है, तुरंत विदिन माइक्रो सेकेंड में ब्रेन को यह मैसेज मिलता है। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है? आप तेज प्रकाश की ओर देखेंगे तो आपकी आंखों के सामने धुंधला हो जाएगा, ठीक। और फिर जस्ट आप ऐसा फील करिए कि आप एकदम उजाले में हो, फिर एकदम अंधेरे में आए, तो देखेंगे कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ देर 1 से 2 मिनट तक, 3 मिनट तक आप उसी अंधेरे कमरे में बने रहेंगे तो आपको धीरे धीरे वहाँ की वस्तुएं दिखाई पड़ने लगेंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, जिसका बहुत ही बड़ा रोल है। और दोस्तों, इसके बिना तो जीवन असंभव है। बिल्कुल। अब देखेंगे मानव मस्तिष्क। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाली प्राणी हैं। मेरुरज्जु अर्थात देखिए ह्यूमन बीइंग जो होते, सोच समझकर उनका ब्रेन काम करता, जैसा ब्रेन काम करता वैसे वो लोग भी काम करते हैं। और सबकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है डियर स्टूडेंट्स, वह अलग अलग होती है। साइकोलॉजी में बताया गया है कि आईक्यू लेवल कितना है। किसी का 100 होता है, किसी का 120 होता है, किसी का 140 होता है। जो 100 और 120 अर्थात 100-120 के बीच होते हैं वह एवरेज होते हैं, और 140 के ऊपर जो होते हैं वह प्रतिभाशाली होते हैं। तो देखिए, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में साकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधि तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी, ये एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे वाला होता है आगे वाला मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क और पीछे वाला दिमाग, जिसको पीछे वाला मस्तिष्क जिसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। बिल्कुल। आगे देखते हैं। ये आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे मानव मस्तिष्क का। इसमें देखिए अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु देख पा रहे होंगे, पोन्स मेडुला, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पश्च मस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। मध्य मस्तिष्क आपको दिख रहा होगा, कपाल, खोपड़ी, प्रामस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे
मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? देखिए, जो सोचने का काम करता है वह आगे वाला ब्रेन ही करता है। ठीक है, आगे वाला मस्तिष्क ही सोचने का कार्य करता है। इसमें विभिन्न गहराई से संवेदी आवेग का मतलब है, डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। क्या है? इंफॉर्मेशन और सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। इसमें सहचर के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए। जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती हैं, हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, ये जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग होता है। देखिए, भूख अर्थात लगती है तो भी पता चलता है। ठीक है, कोई सूचना चाहिए, सूंघने की, समझने की, सोचने की, ये सब अग्र मस्तिष्क में अलग अलग भाग होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन भी करना है। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने देखिए, इसमें क्या बताया कि प्रत्येक भाग के बारे में पढ़ना भी और जानना भी है। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचे तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना, याद करना पड़ता? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या है? सांस ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और 1 मिनट में तकरीबन जो विश्राम अवस्था में एक युवा होता है, एडल्ट पर्सन होता है, वह 12 से 15 बार सांस लेता है। दिल की धड़कन जो 1 मिनट में धड़कती, वह 72 बार धड़कती है। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए, हम आपको यहाँ से थोड़ा सा और कायदे से बता देते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन उल्टी होना पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। बात करें मेडुला की, तो मेडुला क्या क्या नियंत्रित करता है डियर स्टूडेंट्स? रक्तदाब, लार तथा वमन अर्थात वोमिटिंग होना को कंट्रोल करता है। मेडुला जो पार्ट्स है, मेडुला जो भाग है, वह पश्च मस्तिष्क में स्थित है, पीछे वाली खोपड़ी में स्थित होता है। आगे देखेंगे, जैसे कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। जैसे आपको एक सीधी रेखा में चलना है, दौड़ना है, भागना है, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना है या पेन को उठाना है, तो ये पश्च मस्तिष्क से द्वारा तो कंट्रोल होता, बट बात आती है कि पश्च मस्तिष्क में भी एक भाग होता है, उसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है कि आपको सीधी रेखा में जाना है, साइकिल कैसे चलाना है, पेंसिल कैसे उठाना, पेन से कैसे लिखना, सारी की सारी एक्टिविटी अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। अब अपने पास जो टॉपिक है वह है, ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं, अर्थात ये जो ऊतक होते, टिश्यू होते, वो अपने लिए सेफ कैसे होते या सेफ्टी कैसे प्रदान करते हैं। बिल्कुल, देखिए, मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है,
की सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं, तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। ये कशेरुक, दंड या रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती? रीढ़ की हड्डी ही तो बैकबोन भी इसको कहते हैं। यही पूरे शरीर की आधार होती है। इसी पर पूरा शरीर टिका हुआ डियर स्टूडेंट्स होता है। और इस ये क्या होती है? जो मेरुरज्ज की रक्षा करती है। बिल्कुल। अब अपने पास हम लोग देखेंगे तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं। क्या तंत्रिका ऊतक जो होते हैं वह कैसे क्रिया करते हैं? अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे। ये कैसे सूचना एकत्र करता है, इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होती है या होनी होती है, तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्र का आवेग पेशी तक पहुंचता है, तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकी स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं? इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है, तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी को नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए, जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी, तब भिन्न प्रकार की पेशियां जैसे ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां थीं। अब तक हमने जो चर्चा की है, इसके आधार पर आपने क्या क्या अंतर देखे। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप स्वयं पढ़ें और स्वयं करें। अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। क्या पढ़ेंगे? देखिए, शरीर की क्रियाओं और पादपों की बात हो रही। प्लांट्स का भी कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए, उनमें सब प्रोसेस होते हैं। वो खाना अपना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सूर्य प्रकाश का उपयोग करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इंग्लिश में डियर स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियां। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं, तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है, तो जड़ें नीचे की ओर जाती तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए, तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त। देखिए, ये रहा छुई मुई का पौधा, आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से होता है। इसको आप टच करें तो ये ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है, सिंक होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है छुई मुई, छुओगे तुरंत ये मुरझा जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। क्या है? उद्दीपन के लिए आप लोग पढ़ेंगे तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते, जैसे छुई मुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। क्या ये वृद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं। आप टच करोगे वो सिकुड़ जाएगी, कुछ समय बाद फिर ओपन हो जाएगी। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही कोई पेशी ऊतक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं? यदि हम विचार करेंगे
पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के किस भाग में गति होती है। यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न हैं। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। अर्थात सूचना पहुंचती है, बट किसके माध्यम से पहुंचती है? वो पहुंचती है वैद्युत रसायन के माध्यम से। किसके माध्यम से? वैद्युत रसायन के माध्यम से जो पेड़ पौधे होती हैं अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब देखिए क्या है, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि के कारण, अर्थात पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं तो वृद्धि के कारण गति कैसी होती है। आपने देखा होगा, एक आम का पेड़ लगाएं तो आम का एक पौधा लगाएं, 4 साल में वह पूरे पेड़ का रूप धारण कर लेता। कैसे उसमें गति होती है, इन सब के बारे में जानने का वक्त आ गया है। देखिए, मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रतान का वह भाग है जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु के चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है। क्या है? दिशिक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, ये रहा प्लांट्स, और देखिए जिस तरफ से सौर प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, पौधा का जो तना होगा डियर स्टूडेंट उसी की तरफ मुड़ जाएगा। ये क्रियाकलाप है, इसको देखें और खुद आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जिधर से सूर्य प्रकाश आएगा उधर ही पौधे का तना मुड़ जाएगा। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्रमुख प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है? देखिए, पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाता है। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है। देखिए, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो उनकी वो होती हैं क्या, जड़ें, वे नीचे की ओर ही वृद्धि करती हैं। ठीक है, जब यह प्रो तथा जड़ में क्रमशः ऊपरगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वावर्तन होता है। क्या होता है? गुरुत्व अनुवर्तन होता है। चित्र 7.6 देखते हैं। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जल अनुवर्तन तथा रसायन अनुवर्तन का क्या अर्थ होगा? क्या हम इस प्रकार की दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? रसायन अनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती हैं। अब देखते हैं, जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यादृश्य न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है,
तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। क्या है? लिमिटेशन है। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं, दूसरे एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचरित होता है, तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें, तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा, अर्थात फैल जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित डिटेक्ट मीन्स होता पहचानना के साधन हो, तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान अर्थात रिकॉग्नाइज करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके क्रियाकलाप 7.2 ऊपर जाकर आप लोग देख सकते हैं। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है अर्थात डिटेक्ट करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं। क्या? ये एक पादप हार्मोन होता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन यह प्रूह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। जो पौधा होता है जब वह वृद्धि करता है डियर स्टूडेंट्स, उसके ऊपरी वाले हिस्से में एक ऑक्सिन नाम का पादप हार्मोन होता है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विस्तृत होकर प्रूह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रूह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है। क्या है? देखिए, पहला मैंने अभी आपको बताया है वो था ऑक्सिन, अब दूसरा जिब्रेलिन जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक है। किसमें? तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है अर्थात कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन, और जिब्रेलिन तने की वृद्धि के लिए। और इसीलिए उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। अब कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप स्वयं पढ़ें और करें। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोन। किसमें? जंतुओं में हार्मोन्स के बारे में अब पढ़ेंगे। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थितियों में होती हैं तो क्या महसूस करती हैं? वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है,
अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती। ये सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर वृहद हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है कि इन ग्रंथियों को शरीर में स्थिति के जानने के लिए आप लोग देखेंगे चित्र 7.7। देखिए, जो एड्रेनलिन है सीधा रुधिर में स्रावित होता है। किसमें होता है? रुधिर अर्थात ब्लड में। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पाया जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। देखिए, एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां क्या होती? सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। देखिए, क्रियाकलाप है, इसको आप स्वयं पढ़ें और करें। अब आपको हम चित्र दिखाते हैं। 7.7 मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि ए नर और बी में मादा है। बिल्कुल ए में आप ऊपर से देखिए। देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्लियर। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को डियर स्टूडेंट्स मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। गले में अपटू ग्रंथि है, परापटू ग्रंथि है और थाइमस ग्रंथि। इतनी चीजें आप लोग देख पाए। अब देखेंगे नीचे। नीचे देखिए, जो आप लोग देख पा रहे हैं अधिवक्र ग्रंथि है अर्थात किडनी के पास, अग्नाशय है और वृषण है। वृषण भी जो होता है वह ग्रंथि के अंतर्गत आता है। ये शरीर से बाहर रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे मादा में। मादा में देखिए, मादा में भी हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, परावटू ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। जो अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि इसमें भी है। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। बस एक थोड़ा सा चेंज है कि जो उसमें क्या होता है आपका नर में वृषण ग्रंथि होती और जो मादा होती इसमें अंडाशय ग्रंथि होती है। स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन का क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर अंगुलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित रही है। ये समझने के लिए कि एक समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। देखिए, नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित, अर्थात इस नमक में आयोडीन है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। देखिए, अंडरलाइन कर देते हैं, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का
हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। अब देखिए थायरॉक्सिन, देखिए अगर आयोडीन की कमी होगी डियर स्टूडेंट तो गले में सूजन आ जाती है। क्या कहते हैं, इसकी कमी से आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसको घोंघा और क्या कहते हैं, घेंगा सॉरी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्वाइटर कहते हैं। इसमें गले में सूजन आ जाती है। देखिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम ग्वाइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इसे चित्र 7.7 में अवटु ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? अभी मैंने आपको अवटु ग्रंथि चित्र 7.7 में दिखाई थी, उसे फिर जाकर आप देख सकते हैं। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे या बौने होते हैं, जिनकी हाइट 2 फुट 3 फुट तक होती है। ये बहुत अधिक लंबे होते हैं। कभी कभी आपने देखो 6 फुट 7 फीट इतनी भी हाइट के लोग होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है ये कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है, जैसे इसका नाम इंगित करते हैं। देखिए हाइट बढ़ना ना बढ़ना डियर स्टूडेंट बड़ी ध्यान की चीज है। ये पीयूष ग्रंथि से एक स्रावित होने वाला हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। यही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा इसका नाम है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल काल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनेपन का कारण बनता है। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष की होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौवन आरंभ से संबंधित हैं, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन, देखिए बता देते हैं आपको, नर में टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन का श्रवण होता, अर्थात ये हार्मोन बनते हैं और रिलीज होते हैं, निकलते हैं। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो, क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं? मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और जो रुधिर में शर्करा, देखिए आप समझ लो सबसे पहले जो जो यह है क्या डियर स्टूडेंट्स, मधुमेह रोग डायबिटीज ये शुगर की वजह से होता है, ठीक है। और जो इंसुलिन हार्मोन है ये उत्पादित होता है अग्नाशय में, ठीक है। और अगर इसकी थोड़ी कमी होती, अग्नाशय उत्पन्न नहीं कर पाता, तब इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती और ये बॉडी में शक्कर या शुगर को मेंटेन करती है। रुधिर में जो शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि ये इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिसे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। देखिए एक टेबल दी गई है, इसको आप समझ सकते हैं। वृद्धि हार्मोन जैसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी या इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए इसका कार्य क्या होता है, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। देखिए जो थायराइड ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन अर्थात कंट्रोल करना। टेस्टोस्टेरोन वृषण से रिलेटेड है और अंडाशय में आपको मैंने बताया था, इसमें देखिए मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन होता है। यह भी एक अंतःस्रावी। एड्रीनलिन एड्रीनल ग्रंथि है, मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इस टेबल को एक बार और आप चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न दिए गए, इनको आप पढ़ लें। अब वक्त आ गया कि अब तक आपने जो पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते। आपने क्या सीखा? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। किसका होता है? देखिए आपको बताते हैं हम। फर्स्ट देखिए हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। सेकंड देखिए तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया तथा
या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। संदेश संचारित होने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। और देखिए फोर्थ, तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होते तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए संघर्ष करते या प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट, हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि नियंत्रित करती है। दोस्तों यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसे फटाफट आप लोग लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये एनसीईआरटी की क्लासेस हैं, इनको अच्छे से पढ़ें और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।